हेलो एवरीवन। तो ये यूपीपीसीएस आरओ प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ है। ये आपकी जीएस वर्ल्ड की है और ये हिस्ट्री की है और पॉलिटी, इसमें हिस्ट्री पॉलिटी सभी हैं। ठीक है, तो ये मिक्स है, यानी कि जीएस के सारे क्वेश्चन है, करंट अफेयर इसमें इंक्लूड है, करंट अफेयर के क्वेश्चन इसमें हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने से ये फ़ायदा है कि इसके अंदर करंट अफेयर के जो अभी हाल के ही करंट अफेयर चल रहा है 1 साल का, इसके अंदर के क्वेश्चन सारे दिए गए हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों का ट्रांसलेशन दिया है। तो कई बार हमें अगर हिंदी के कोई शब्द समझ में नहीं आएंगे या उसका ट्रांसलेशन नहीं समझ में आएगा, प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम होगी, तो हम इंग्लिश का जो ट्रांसलेशन यहाँ पर दिया हुआ उसको भी देख लेंगे। ठीक है, हालांकि मैं हिंदी मीडियम को ही पढ़ाती हूँ या हिंदी मीडियम के बारे में बताती हूँ, तो मैं बताऊँगी आपको हिंदी से ही, बट इन केस अगर इसमें क्वेश्चन नहीं समझ में आते तो हम इंग्लिश को फॉलो कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के आगमन के क्रम में सूची फर्स्ट को सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। इस टेस्ट सीरीज को फॉलो करने से ये है कि इसमें करंट के क्वेश्चन को इंक्लूड कर दिया गया है, तो वो आपको हेल्प बहुत करेंगे। ठीक है, ऑप्शन ए देखिए, पुर्तगाली 6068, डच 6007, अंग्रेज 4098, फ्रेंच 605। तो आई होप बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जो भी नए लोग होंगे उन्हें नहीं आएगा, बट आपने पढ़ा होगा तो आराम से आ जाएगा। ये जो नए लोग फॉलो कर रहे हैं तो सारी टेस्ट सीरीज को देख सकते हैं, बहुत सारी टेस्ट सीरीज मैंने अपलोड कर दी फ्री ऑफ कॉस्ट। इतनी टेस्ट सीरीज किसी चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत कम है, 1-2 चैनल हैं, बट वो भी कुछ ना कुछ चार्जेस लगा देते हैं, और मेरे में सारा कुछ फ्री का है। तो आप चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना और देख लेना अपने हिसाब से कि आपको टेस्ट सीरीज कितनी हेल्पफुल हो रही है। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर कंपनियों के आने के जो कंपनियाँ आई थी भारत में, ये उनका टाइम दिया हुआ है और ये कंपनियों का नाम दिया हुआ है। तो आई होप आप लोगों को यहाँ पर, जैसे देखिए पुर्तगाली है वो आपकी सबसे पहले, और यहाँ पर इस तरीके से आई थी, है ना। तो अगर आप ऑप्शन के द्वारा जाएंगे तो आपका ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। तो सी के अकॉर्डिंग आप देख लीजिए, जो फ्रेंच है वो आपकी 6068 में आई थी। ठीक है, इसके बाद आप ना पीडीएफ में पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। ये कथन कारण का दिया है, जैसे पीसीएस में कथन कारण देते हैं, आरओ में भी कथन कारण का है। ये टेस्ट सीरीज आरओ की, ये आपको मैंने पहले ही बता दिया है। तो और इसमें करंट के क्वेश्चन इंक्लूड है, सबसे अच्छी बात ये है। ठीक है, और करंट आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, उसके क्वेश्चन कैसे फॉर्म होंगे वो इसमें दिया गया है। तो देखिए नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को कथन ए कहा गया है और दूसरे को कारण आर। ओके, कथन कंपिल फर्रुखाबाद जैन धर्म के प्रवर्तक 13वें तीर्थंकर भगवान विमलनाथ महासती द्रौपदी तथा गुरु द्रोणाचार्य की जन्मस्थली है। कारण, इस नगर का विष्णु पुराण, जातक रामायण तथा उत्तरायण सूत्र एवं अनेक ग्रंथों में उल्लेख किया गया। तो हमें यहाँ पर नीचे दिए गए कोड से आंसर को बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का ए ऑप्शन सही है, यानी कि ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में 3 बार चुना गया था। ऑप्शन है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बी फिरोज शाह मेहता, सी दादा भाई नौरोजी, या डी महात्मा गांधी। तो आपको पता है कि महात्मा गांधी ने एक बार अध्यक्षता की थी, इधर साउथ साइड में, है ना। तो ये भी नहीं होंगे। अब आपको 3 लोगों में अगर गेस करोगे तो उस तरीके से आपको गेस करके भी निकालना, अगर याद नहीं है तो। देखिए दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता था, और वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी आईएनसी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो उसमें से एक सदस्य फिर दादा भाई नौरोजी जी भी थे, है ना। और वे 3 बार, यानी कि 1886 कलकत्ता, 1893 और लाहौर सत्र 1906। तो इस तरीके से, हाँ, 1893 लाहौर सत्र तथा 1906 कलकत्ता सत्र में अध्यक्ष रहे। तो यहाँ पर दादा भाई नौरोजी ने 3 बार अध्यक्षता की थी, या 3 बार उनका चुनाव हुआ, वो चुने गए। ठीक है, और पीडीएफ को पढ़ने से क्या होता है, हमारे और आंसर और डाउट्स क्लियर हो जाते, बहुत अच्छे से सॉरी। तो पीडीएफ को ज़रूर पढ़ना चाहिए। मैं पीडीएफ कोशिश ही करती हूँ कि मैं डाल दूँ, मैं डालती भी हूँ। तो आप पीडीएफ को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक उदारवादी नेता के रूप में नहीं जाना जाता है। ऑप्शन है बदरुद्दीन तैयब जी, बी एम जी रानाडे, सी डब्ल्यू सी बनर्जी या डी बिपिन चंद्रपाल। तो आपने एक्सट्रीमिस्ट में नाम सुना होगा लाल बाल पाल, तो वहाँ से भी गेस कर सकते हैं। अगर आपने जब पढ़ा होगा मॉडर्न हिस्ट्री तो आपने देखा होगा कि एक धड़ था जो उदारवादी नहीं था और एक धड़ था जो उदारवादी था। तो ज़्यादातर शॉर्टकट में लोग बोल देते उसका शॉर्ट बना रखा है लाल बाल पाल, तो मैंने ऐसे गेस किया था बट यही सही है। बिपिन चंद्रपाल जो थे एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे, तो ये उदारवादी नेता नहीं थे। ओके, देखिए नेक्स्ट है स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में कौन प्रसिद्ध है। ऑप्शन है लॉर्ड रिपन, बी लॉर्ड लिटन, सी लॉर्ड कर्जन या डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो आपको ना हिस्ट्री को पढ़ने से केवल हिस्ट्री नहीं पता चलती, आपको वो चीज़ें भी पता चलती हैं कि कैसे कैसे भारत में बदलाव आए। स्थानीय स्वशासन उस समय भी थोड़ा बहुत एग्जिस्ट करता था कि नहीं, या वो लोग चाहते थे कि नहीं इस तरीके। हालांकि वो कभी भी कोई चीज़ चाहेंगे तो अपने फ़ायदे को पहले केंद्र में रख के ही चाहते थे, भारतीयों के फ़ायदे को नहीं। बट उन्होंने बदलाव तो कुछ कुछ किए, ये ज़रूर है ना। स्वार्थ उनका पहले ही रहता था। तो लॉर्ड रिपन को आपने सुना होगा, थोड़ा सा लिबरल थे। तो जो भारत में ब्रिटिश शासनकाल के समय में लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने 1882 में स्थानीय स्वशासन संबंधी प्रस्ताव दिए जो 1991 के भारत शासन अधिनियम के तहत प्रांतों में दोहरे शासन की व्यवस्था की गई तथा स्थानीय स्वशासन को हस्तांतरित विषयों की सूची में रखा गया। तो आप जब टेस्ट सीरीज सॉल्व करते हो तो आपको बहुत सारे डायमेंशंस पता चलते हैं, इसलिए टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट होती है। इसलिए नहीं कि हाँ कि वीडियो है तो बस देख के इधर से उधर कर दिया। अगर आप सीरियस तैयारी कर रहे हो तो आपको बहुत अच्छे से टेस्ट सीरीज़ को अटेंड करना चाहिए। ओके, फिजिकल हो सके तो फिजिकल अटेंड कर लो, नहीं तो ऑनलाइन अटेंड कर लो। दोनों में ही आपका फ़ायदा रहता है ना, आपकी चीज़ें इम्प्रूव होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से शैक्षिक सुधारों के लिए हंटर कमीशन की नियुक्ति किसने की थी। ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, बी लॉर्ड रिपन, सी लॉर्ड कर्जन या डी लॉर्ड रीडिंग। ओके, तो आपको पता है कि लॉर्ड कर्जन तो हो ही नहीं सकता, ये दुष्ट था, इसने ही बंगाल विभाजन किया है ना। और लॉर्ड रीडिंग काफ़ी बाद में, तो कुछ चीज़ें पहले बदलाव आ चुका था, क्योंकि वो लोग चाहते थे कि हमें क्लर्क या नौकर ऐसे पढ़े लिखे मिल जाएं जो हमारा काम आसान करें, है ना। ये हम थ्योरी पढ़ते हैं। वो अंग्रेजी शिक्षा को इसलिए नहीं लाए थे कि भारतीय एजुकेटेड हो सके, वो इसलिए लाए थे कि उन्हें क्लर्क मिल सके जो उनकी बात मान सके। हालांकि उसका रिज़ल्ट दूसरा हो गया। जब भारतीय पढ़ने लिखने लगे तो उन्हें और चीज़ें क्लियर हो गई कि जो ये कहते हैं और जो करते हैं उसमें फ़र्क है। तो इसलिए हंटर आयोग का गठन किया गया था। आपको पता है हंटर शिक्षा आयोग की स्थापना ब्रिटिश काल में ही हुई थी, लॉर्ड रिपन के समय 1880 या 1884 के बीच में, है ना। चार्ल्स वुड घोषणा पत्र आपने सुना होगा कि शिक्षा के द्वारा शिक्षा में प्रगति हुई थी, उसकी समीक्षा के लिए सरकार ने विलियम विल्सन हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया था। तो यहाँ पर भी लॉर्ड रिपन ये थोड़ा सा उदार व्यक्ति समझ में आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यंग बंगाल आंदोलन का प्रारंभ 19वीं शताब्दी में किसके द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, बी लुई विवियन डेरोजियो, सी ज्योतिबा फूले या डी दयानंद सरस्वती। तो आपको पता है कि दयानंद सरस्वती लोग क्या मतलब दयानंद सरस्वती हुए, राजा राम मोहन राय हुए, ये थोड़ा लेट आए थे जब एक तरीके से वो चला था क्या बोलते हैं, जब भारत में सामाजिक आर्थिक मूवमेंट हुए, है ना। जैसे सती प्रथा का विरोध किया गया, शिक्षा को बढ़ावा दिया गया उस समय। लेकिन यंग बंगाल आंदोलन है ये पहले स्टार्ट हो गया था। तो ये 1800 के आसपास स्टार्ट हो गया था, मतलब 1809 पर 19वीं शताब्दी बोलते हैं। तो उस समय भी हेनरी विवियन डेरोजियो के द्वारा स्टार्ट हुआ था, तो जिसको हम लोग बोलते हैं लुई विवियन डेरोजियो, इनके द्वारा शुरू किया गया था 1809 से 31 तक में, ठीक। अंग्रेजी साहित्य शिक्षा तथा इतिहास के शिक्षक के रूप में इन्होंने हिंदू कॉलेज में मतलब अपनी सेवाएं दी। और जो बंगाल गजट है, कलकत्ता साहित्यिक गजट जिसे बोलते हैं, इसका भी इन्होंने संपादन किया, इसके साथ जुड़े रहे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 किसने पारित किया था। तो आपने सुना होगा
कि जब भारतीय क्या करते थे, अपनी आवाज़ उठाते थे, तो उस समय डिजिटल मीडिया तो था नहीं, तो हमारी बात कैसे जनता तक पहुँचे या और लोगों तक पहुँचे, तो उसके लिए लोग क्या करते थे, लोग न्यूज़पेपर का यूज़ करते थे, किताबों का यूज़ करते थे। कुछ किताबें लिखते थे उसके बारे में कि ब्रिटिशर्स ये हमारे साथ कर रहे हैं। तो ये सबको बंद करने के लिए अंग्रेज़ों ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ला दिया था। अंग्रेज़ों ने क्या, मतलब भारत, अंग्रेज़ सरकार द्वारा भारत में 1878 में देसी प्रेस नियम, ठीक है, जिसे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आप सुनते ही होंगे। ये लाया किसके द्वारा गया था, जिस समय अंग्रेज़ों ने इसे पारित किया, तो देखिए भारत में क्या होता था कि टाइम टाइम से ये रहते थे, जैसे कि अंग्रेज़ों की तरफ से गवर्नर रहते थे, है ना, गवर्नर जनरल, या उसके बाद में वायसराय। तो जिस समय ये लाया गया था, ये पूछ रहे थे ना कि किसके समय पे लाया गया था, भाई लाए तो अंग्रेज़ सरकार ही है, पर अंग्रेज़ सरकार का 200 सालों का कार्यकाल रहा है, तो किसके समय लाया गया था, ये खूब क्वेश्चन उसके साथ में मिलाकर पूछते हैं। और यहाँ पर भी इन्होंने ऑप्शन दिया है कि जब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था या पारित किया गया था, तो उस समय वायसराय या गवर्नर जनरल, जो भी तीनों में है, वो कौन था। तो ये लाया गया था लॉर्ड लिटन के समय, ठीक है। और इसके बाद में जो भारतीय भाषाओं के पत्र पत्रिकाएँ हैं, उन पर नियंत्रण रखने के लिए, ताकि वो एक जगह से दूसरी जगह खबर ना पहुंचा सके कि हम क्या कर रहे हैं, है ना। उस समय भारत का जो वायसराय था वो लॉर्ड लिटन था। पर इसको फिर हाँ, बाद में जब क्वेश्चन पूछेंगे तो उसमें बताएंगे कि इसको बंद किसने किया था। लॉर्ड लिटन तो लाए थे, और इन्होंने उस पर पाबंदी लगाती थी कि आप कोई भी पत्र पत्रिकाएँ अंग्रेज सरकार के खिलाफ नहीं पारित कर सकते हैं ना। पारित मतलब कोई भी चीज़ों को यहाँ से वहाँ आप लिख कर नहीं भेज सकते, जिससे कि जनता को पता चले कि हम क्या कर रहे हैं। इसलिए देखिए, हमारे ऊपर कोई प्रतिबंध कब लगाता है, वो नहीं चाहता कि हम वो काम करें जिससे उसे उसकी बातें बाहर आएँ। तो हर कोई उसी तरीके से अंग्रेज भी कर रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 पारित होने पर भारत का वायसराय कौन था। ऑप्शन ए लॉर्ड लैंसडाउन, बी लॉर्ड कर्जन, सी लॉर्ड चेम्सफोर्ड, या लॉर्ड रिपन। तो देखिए, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम ये उस समय ही आया था जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर राज कर रहे थे, तो उस समय थे लॉर्ड कर्जन, ये काफ़ी दुष्ट व्यक्ति था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। ऑप्शन ए कानपुर 1925, बी लखनऊ 1916, सी बेलगाम 1924, या डी नागपुर 1920। देखिए, मैंने भी इसके पहले क्वेश्चन आया था ना, मैंने बताया था ना कि गांधी जी ने केवल पूरे कार्यकाल में एक बार ही अध्यक्षता की है, वो भी साउथ में। अब यहाँ पर आपको कौन सी जगह साउथ की, नागपुर तो पश्चिम की तरफ है ना, महाराष्ट्र, तो बेलगाम आपको मिल रहा है। और बेलगाम आपका कहाँ है, तो जो बेलगाम है, खिलाफत आंदोलन के बाद हिंदू मुस्लिम एकता खत्म हो रही थी, तो उन्हीं परिस्थितियों को संभालने के गांधी जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, और किसानों को स्वतंत्रता संग्राम की मतलब मुख्य धारा में जोड़ने के लिए नई ऊर्जा प्रदान की थी, है ना। तो ये बेलगाम में गांधी जी ने सिर्फ मात्र एक बार ही 1924 में अध्यक्षता की। आपको कभी भी याद रखना हो ना, तो कुछ कुछ उसकी यूनिक बातें याद रख लीजिए कि एक ही बार गांधी जी ने की, वो भी साउथ क्षेत्र में। अगर आपको एग्जैक्ट एरिया या जगह ना पता हो, तो जब भी ढूंढेंगे साउथ क्षेत्र आपको समझ में आ जाएगा और आपका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया। ऑप्शन है 72, बी 325, सी 92, या डी 74। तो इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये फैक्ट बहुत पूछते हैं आर ओ में। तो जब 28 दिसंबर 1885 को मुंबई, यानी कि मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में इसकी जब बैठक हुई थी, तो उस समय 72 प्रतिभागियों ने भाग लिया था। ओके, ये जो इसके सदस्य थे उन्होंने लिया था, प्रतिनिधियों ने, सॉरी, ठीक है, प्रतिनिधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजी साप्ताहिक न्यू इंडिया की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन है बिपिन चंद्र पाल, बी महात्मा गांधी, सी जवाहरलाल नेहरू, या डी एनी बेसेंट। तो अंग्रेजी साप्ताहिक न्यू इंडिया की स्थापना, तो बहुत सारी क्या है बुक हैं, बहुत सारे लोगों के द्वारा इम्पोर्टेंट कुछ बुक हैं, तो उनकी जो उन्होंने स्थापना या रचना की, तो उसके बारे में खूब पूछ लेते हैं, है ना। तो बिपिन चंद्र पाल जो है, इन्होंने अंग्रेजी साप्ताहिक न्यू इंडिया की स्थापना की, और वर्ष 1907 में आंध्रा में वंदे मातरम आंदोलन का प्रचार किया था। तो ये आपके ए ऑप्शन आंसर सही हो जाएगा।
कांग्रेस के प्रसिद्ध त्रिपुरारी अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? आप देखना 2 अधिवेशन ऐसे हैं जिसमें अध्यक्ष को बदला गया था या अध्यक्षता किसी और को करनी थी पर कोई और किया था, तो उसका क्वेश्चन खूब पूछते हैं क्योंकि जिसको करना था कई बार हमें उसका नाम याद रहता है या जिसने की थी उसका नाम याद रहता है और किसने किसको रिप्लेस किया था तो उस तरीके से नहीं याद रहता है, या किसका बदलाव हो गया था उस अध्यक्षता में, है ना। ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, बी जवाहरलाल नेहरू, सी राजेंद्र प्रसाद या डी अब्दुल कलाम आज़ाद। तो त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता के बारे में पूछे तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो त्रिपुरी अधिवेशन है 1939 में तो गांधी जी के उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया को हराकर सुभाष चंद्र बोस ने की थी, है ना। इसको क्यों पूछा गया, इसीलिए पूछा गया है। और हाँ, तो जो कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुने गए, उन्होंने मांग की थी कि कांग्रेस को ब्रिटेन को 6 महीने का अंतिम प्रस्ताव देना चाहिए। तो और आप PDF से पढ़ लीजिए, कुछ चीज़ें मैं बता देती हूँ। तो इसको इसीलिए पूछा गया क्वेश्चन को क्योंकि यहाँ पर पहले पट्टाभी सीतारमैया जी के द्वारा करनी थी, पर क्योंकि वहाँ पर शायद वोटिंग हो गई थी, उसमें सुभाष चंद्र बोस जी ने फिर की, तो नाम बदला। पहले पट्टाभी सीतारमैया जी को करना था, फिर सुभाष चंद्र बोस ने की थी, तो नाम बदल गया है 2 बार में, तो इसलिए क्वेश्चन इसको खूब पूछते हैं फंसा करके। आपको कुछ ऐसे एरियाज़ में बता दूंगी जो काफ़ी चर्चा में रहे, तो उनसे क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर बनते हैं, है ना। अगर PYQ आपने देखा होगा तो आपको आइडिया मिल जाएगा, तो इसलिए मैं बता दूंगी बीच बीच में। बाकी आप PDF को पढ़ेंगे ऐसे, फिर ना वीडियो 2 से ढाई घंटे का हो जाएगा 140 क्वेश्चन वाले, ठीक है। तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा बताती हूँ जहाँ लगता है कि बता देना चाहिए। ऑप्शन ए, मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए लियाकत अली, बी मोहम्मद इकबाल, सी सर सैयद अहमद खान या डी MA जिन्ना। आप ध्यान रखना इस क्वेश्चन को भी खूब पूछा जाता है। मुस्लिम लीग की 1-2 जो भी जहाँ भी वो हुआ है अधिवेशन, तो किसी किसी में जिन्ना ने किया है, बट हर जगह जिन्ना जी ने नहीं किया था, सॉरी जिन्ना। तो इसलिए इसको क्वेश्चन को खूब पूछते हैं फंसा फंसा कर। तो मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता तो फिलहाल जिन्ना ने ही की थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वंदे मातरम समाचार पत्र किसने शुरू किया था? ऑप्शन है बिपिन चंद्र पाल, बी अरबिंदो घोष, सी लाला लाजपत राय, डी बंकिम चंद्र चटर्जी। मैंने बताया ना, जो पत्र पत्रिका इंपॉर्टेंट है उनको ज़रूर पूछते हैं, उनके नाम या उनके राइटर या उनके टाइमिंग। तो अरबिंदो घोष जी ने वंदे मातरम समाचार पत्र शुरू किया था, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1851, बी 1852, सी 1875 या डी 1876। तो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, इसकी स्थापना आपकी फ़िलहाल तो 1851 में हुई थी। और क्यों हुई थी? क्योंकि अब देखो यहाँ पर इन्होंने साल पूछा है, लेकिन अगर पूछते कि किसने की थी तो 1852 में दादा भाई नौरोजी ने की थी, है ना। तो PDF पढ़ोगे तो आपके बहुत सारे आंसर क्लियर हो जाएंगे। और टेस्ट सीरीज़ को अटेंड करने से पता क्या है, ये मॉडर्न की है जिसमें कि भी सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन ये पहले मॉडर्न की हो गई, फिर इसके बाद में एंशियंट की है, तो आपकी हिस्ट्री पूरी क्लियर हो जाएगी 2-3 टेस्ट सीरीज से, है ना। रिवीजन भी मल्टीपल टाइम हो जाएगा। नेक्स्ट पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था कहकर उसका उपहास किया था? ऑप्शन है लॉर्ड डफरिन, बी लॉर्ड कर्जन, सी लॉर्ड माउंटबेटन या डी लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो जो ऐसा कथन कहा था वो थे लॉर्ड डफरिन, ठीक है। जो लॉर्ड डफरिन थे उन्होंने ही सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था कहकर उपहास उड़ाया था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी जवाहरलाल नेहरू, सी लाला लाजपत राय या डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की जो मतलब प्रथम अध्यक्ष थे वो थे लाला लाजपत राय, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू ने 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। जवाहरलाल नेहरू 1929 के लाहौर अधिवेशन के भी अध्यक्ष थे और इस अधिवेशन में ही स्वराज की मांग रखी गई थी, ये तो पता है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने बारदोली सत्याग्रह से जुड़े थे और उन्हें ही भारत के बिस्मार्क कहा जाता था। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको
ज़रूर पता होनी चाहिए, या फिर आप थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो रिवाइज होती रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार ने किस आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था? ऑप्शन ए सविनय अवज्ञा आंदोलन, बी खिलाफत आंदोलन, सी असहयोग आंदोलन, या डी उपरोक्त सभी। तो जो खान बहादुर गफ्फार खान है, तो इन्हें राजनीतिक और आध्यात्मिक नेता थे जो अपने अहिंसक विरोध और आजीवन शांतिवादी के लिए पहचाने जाते थे। तो इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन में, मतलब ऑप्शन ए, सक्रिय रूप से भाग लिया था। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन यहाँ पर इन्होंने पूछा है कि खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था। इसके पहले आर में 2023 या 16 में देखना क्वेश्चन है कि खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चाकी को किस जेल में मतलब कि फांसी दी गई थी। तो ऐसे क्वेश्चन इनके बनते रहते हैं, तो मैं इसलिए बीच बीच में आपको बताती रहती हूँ। ऑप्शन है अलीपुर षड्यंत्र केस, बी मेरठ षड्यंत्र केस, सी मुजफ्फरपुर बम कांड, या डी लाहौर षड्यंत्र केस। तो इन्हें मुजफ्फरपुर बम कांड में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी को गिरफ्तार किया गया था। अब अगर आप PDF को पढ़ोगे अच्छे से तो उसमें आपको छोटे छोटे से 3-3, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान बिहार में चौकीदार टैक्स का विरोध हुआ था? ऑप्शन है असहयोग आंदोलन, बी चंपारण सत्याग्रह, सी सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये डी भारत छोड़ो आंदोलन। तो याद रखना है, वैसे तो चंपारण सत्याग्रह ऐसा हुआ था जिसमें पहली बार गांधी जी आए थे, बट आपको क्वेश्चन को फिर इसके बाद में आंसर को ध्यान में रख के क्वेश्चन को ध्यान में रख के आंसर देना है। ओके, तो देखिए जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में गांधी जी आए थे, है ना, चौकीदार टैक्स का विरोध हुआ था और लोगों ने मतलब विरोध किया था और लोगों ने चौकीदार टैक्स न देने का फैसला किया। 1917 में, मैंने बताया ना कि 1917 में गांधी जी के द्वारा पहला सत्याग्रह था जो चंपारण में चलाया गया था, और उसके बाद में चलाया तो गया था, हाँ, चंपारण में 1917 में चलाया गया। फिर दूसरा जो गांधी जी के द्वारा चलाया गया वो 1920 में असहयोग आंदोलन, जिसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बोलते हैं, असहयोग आंदोलन चलाया गया। पर यह आंदोलन ज़्यादा नहीं चल सका क्योंकि 1922 में जो चौरी चौरा घटना हो गई थी, तो उसके बाद में आंदोलन को बंद कर दिया था गांधी जी ने, है ना। और अगस्त 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था। तो वैसे आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। इन्होंने क्वेश्चन पूछने का थोड़ा तरीका बदला है, इसलिए सविनय अवज्ञा आंदोलन आपको लग सकता है कि नहीं होगा, यह पहले लग सकता है कि चंपारण सत्याग्रह ये हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? ऑप्शन है चार्ल्स आयर, बी जॉब चार्नोक, सी गैरोल्ड क्लेम्स, या डी विलियम नॉरिस। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है आप लोगों को कि कलकत्ता, तो बी जो हो जाएगा जॉब चार्नोक, इसने कलकत्ता की स्थापना की, या इन्हें ही कलकत्ता का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कासिम बाजार के कारखाने के प्रमुख जॉब चार्नोक ने अंग्रेजों के व्यापारिक केंद्र के लिए हुगली के बजाय सुतानुती कलकत्ता का स्थल है को चुना, और कलकत्ता शहर का निर्माण बंगाल के मुगल गवर्नर से प्राप्त तीनों गांवों सुतानुती, गोविंदपुर और कालीकाता से हुआ था। तो उस समय जॉब चार्नोक ने इसकी स्थापना की थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से जन्मा सेना नायक कहा गया? ऑप्शन है अल्बुकर्क, बी रॉबर्ट क्लाइव, सी फ्रांसिस डुप्ले, या डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो देखिए ये जो क्लाइव महोदय थे, इनके लिए विलियम पिट ने कहा था कि वह स्वर्ग से पैदा हुआ एक कमांडर था। ठीक है, क्यों? क्योंकि क्लाइव एक सैनिक के रूप में जाने वाला नेता था और प्लासी की विजय के बाद क्लाइव को बंगाल का पहला गवर्नर बनाया गया था, आपको पता ही है। और बक्सर की विजय के बाद उन्हें फिर से गवर्नर के रूप में बंगाल भेजा गया था। देखिए मैंने बोला था ना कि यहाँ पर तो इन्होंने खुदीराम बोस बोला है, हाँ खुदीराम बोस ही थे। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ऐसा आयोग ने UPPCS ने तो पूछा है, RO ने पूछा है इसको। ठीक है, मैंने RO के PYQ में देखा है। तो खुदीराम बोस को निम्नलिखित में से किस जेल में फांसी दी गई थी? ऑप्शन है गोरखपुर, बी अलीपुर, सी मुजफ्फरपुर, या डी चटगांव। तो देखिए जो H. किंग्सफोर्ड बंगाल के जिला मजिस्ट्रेट की हत्या का जो साजिश हुआ था, उसमें खुदीराम बोस साथी क्रांतिकारी प्रफुल्ल चाकी के साथ 18 साल की उम्र में 11 अगस्त 1908 को मुजफ्फरपुर जेल में फांसी दी गई थी।
और इस घटना को मुजफ्फरपुर षड्यंत्र केस के नाम से भी जाना जाता है। अभी आपने इसके पहले पढ़ा ही था कि कहाँ पर गिरफ्तारी की गई थी, किस कारण की गई थी, तो मुजफ्फरपुर षड्यंत्र केस के कारण ही इनकी गिरफ्तारी की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। ऑप्शन ए 10 मार्च 1930 में, बी 20 मार्च 1931 में, सी 20 मार्च 1932 में, या डी 5 मार्च 1931 में। तो गांधी इरविन पैक्ट या गांधी इरविन समझौता आपने सुना ही होगा। तो एक राजनीतिक समझौता था 5 मार्च 1931, यानी कि डी ऑप्शन है इसमें मतलब कि ये किया गया था। इसको जिस समय गांधी इरविन पैक्ट हुआ था उस समय वायसराय या जो भी होते थे वो कौन था, तो वो थे लॉर्ड इरविन। ठीक है, क्योंकि आपको पता ही है कि जो गांधी इरविन नाम है तो गांधी जी हो गया, इरविन तो वही लॉर्ड इरविन के नाम पे ही लॉर्ड इरविन समझौता गांधी इरविन समझौता बोला जाता है ना। तो कुछ चीज़ें किसी किसी के नाम से ही फेमस हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई भारत में एंग्लो फ्रांसीसी प्रतिद्वंदिता में निर्णायक साबित हुई थी। ऑप्शन है मैसूर की लड़ाई, बी वांडीवास का युद्ध, सी प्लासी का युद्ध, या डी श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई। तो देखिए आपको पता ही है कि जो वांडीवास का युद्ध हुआ था 22 जनवरी 1760 में लड़ा गया था, और यह युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी सेना के बीच हुआ था। यही युद्ध था जिसमें निर्णायक युद्ध था, और इस युद्ध से आज के वर्तमान समय के तमिलनाडु राज्य के वांडीवासी नामक स्थान पर हुआ था। और यह युद्ध एक सप्तवर्षीय युद्ध का हिस्सा था। सप्तवर्षीय बोले तो उधर फ्रांस में फ्रांसीसियों की जो युद्ध हो रहा था वहाँ पे फ्रांसीसियों की पराजय हो गई थी, और उसी के कारण पांडिचेरी ईस्ट इंडिया कंपनी को देनी पड़ी थी। जो पांडिचेरी जगह थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी को देनी पड़ी, तो इस युद्ध में फ्रांसीसियों की पराजय यहाँ पर भी हो गई थी। और यहाँ पर मतलब भारत में फ्रांसीसियों की जो राजनीतिक शक्ति थी वो ख़त्म हो गई थी। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा वांडीवास। पीडीएफ में भी आप पढ़ लोगे तो ये चीज़ें सारी अच्छे से बढ़िया क्लियर हो जाती हैं, है ना। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है, तभी हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति चटगांव शस्त्रागार छापे से जुड़ा था। ऑप्शन है विष्णु शरण दुबलिस, बी अधेंदु दस्तीदार, बी मनमथनाथ गुप्ता, या डी सचिंद्रनाथ बख्शी। तो चटगांव शस्त्रागार आपको पता ही है, अर्धेंदु दस्तीदार का संबंध चटगांव शस्त्रागार छापे से है। ओके, और इसमें पता है आपको सूर्य सेन के नेतृत्व में सशस्त्र भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों ने चटगांव जो अब बांग्लादेश में है पुलिस और सहायक बलों के शस्त्रागार पर इन्होंने हमला किया था और लूट लिया था। मतलब काफ़ी कमाल के लोग थे और अच्छा भी करते थे, ताकि उन लोगों को भी तो पता रहे कि इनके अंदर भी कुछ चीज़ें हैं, है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वंश के शासनकाल में नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। ऑप्शन है राष्ट्रकूट, बी पाल, सी प्रतिहार, डी सेन, है ना। तो आपने सुना ही होगा धर्मपाल, है ना। धर्मपाल हुए जो राजा थे, तो इन लोगों ने काफ़ी इसमें सहयोग किया, और ये उस समय पाल डायनेस्टी के समय में विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई थी। ओके, बाकी आप पीडीएफ से अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट कह रहे हैं कि 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा निम्नलिखित में से कहाँ पर की थी, है ना। ऑप्शन है सिंगापुर, बी रूस, सी जापान, या डी जर्मनी। तो आपने पता ही है कि सुभाष चंद्र बोस भारत से जब चले गए थे तो 1 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस जी ने सिंगापुर से स्वतंत्र भारत की मतलब कि स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा की थी। ओके, सॉरी मैंने थोड़ा सा वो कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का राष्ट्रगान जन गण मन पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में गाया गया था। ऑप्शन है कलकत्ता, बी लाहौर, सी बेलगाम, या डी त्रिपुरी। देखिए यहाँ पर तो इन्होंने पूछ लिया है कि किस सत्र में गाया गया था, बहुत बार उसका ईयर भी पूछते, तो आपको दोनों चीज़ें तैयार रखनी है। जनगण मन पहली बार 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता। ये तो सबको ही पता है, काफ़ी मतलब जो पहली बार भी पढ़ रहा होगा उसको भी पता ही होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1906 में कलकत्ता में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था। ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, बी दादा भाई नौरोजी, सी बाल गंगाधर तिलक, या डी लाला लाजपत राय। तो इसके पहले मैंने बताया था कि आप पीडीएफ को पढ़ लोगे तो आपको उसमें ईयर वाइज दिए कि किसने कितनी बार अध्यक्षता की है, तो वो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं।
तो 1906 में दादा भाई नौरोजी जी ने अध्यक्षता की थी। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि असहयोग आंदोलन किस कांग्रेस अधिवेशन में अपनाया गया था। ऑप्शन ए बम्बई अधिवेशन 1921, बी नागपुर अधिवेशन 1920, सी मद्रास अधिवेशन 1927 या डी लाहौर अधिवेशन 1960, है ना। तो देखिए अभी इसके पहले क्वेश्चन आया था ना जब चंपारण और सभी का था, तो आपका 1920 यानी कि 1920 में नागपुर अधिवेशन के द्वारा असहयोग कार्यक्रम को मंजूरी दी गई थी, है ना। कांग्रेस का काम रोजमर्रा के कामकाज की देखभाल करना था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता सी विजया राघवाचार्य थे और गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 से स्टार्ट किया गया था। और इसी के दौरान फिर जब 1922 में चौरी चौरा घटना घटित हुई थी तो फिर इसको रोक दिया गया था, है ना। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ। ऑप्शन ए कराची अधिवेशन, बी लाहौर अधिवेशन, सी कानपुर अधिवेशन या डी सूरत अधिवेशन। तो सबको पता है कि सूरत अधिवेशन में विभाजन हुआ था। विभाजन क्यों हुआ था, उसका कारण था कि कुछ लोग उसमें एक्सट्रीमिस्ट थे, कुछ लोग लिबरल थे। तो जो लोग थोड़ा सा मतलब कहते हैं ना कि बहुत तेज है, तो जो लोग तेज काफ़ी थे वो अलग हो गए थे और जो लिबरल थे वो अलग हो गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को अपनाया गया था। ऑप्शन है कराची अधिवेशन, कराची सत्र, बी सूरत सत्र, सी कानपुर सत्र या डी लाहौर अधिवेशन। ठीक है, तो आपको पता ही है कि लाहौर अधिवेशन जो अपना हुआ था उसमें ही जवाहरलाल नेहरू, JN नेहरू यानी कि जवाहरलाल नेहरू जी ने अध्यक्षता की थी और इसी में पूर्ण स्वराज को अपनाया गया था या एक्सेप्ट कर लिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है कि 1924 में कांग्रेस के बेलगाम शिखर सम्मेलन के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन है ML नेहरू, बी चारू मजूमदार, सी JLF नेहरू या डी MK गांधी। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं और ऐसे हमारा रिवीजन बहुत अच्छा हो जाता है और हमें कॉन्फिडेंस भी आता है कि हमारे क्वेश्चन सही हो रहे हैं, है ना। तो मैंने पहले ही आपको बताया था 2 क्वेश्चन इसके पहले निकल चुके हैं। तो गांधी जी ने या MK गांधी जी ने 1924 में जो कांग्रेस का बेलगाम अधिवेशन हुआ था उसमें अध्यक्षता की थी। ठीक है, कर्नाटक में, है ना। कर्नाटक में एक जगह है बेलगाम, वहाँ पर गांधी जी ने अध्यक्षता की थी कांग्रेस की तरफ से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दादा भाई नौरोजी निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र के संपादक थे। ऑप्शन है संवाद कॉमेडी, बी राष्ट्र गुफ्तार, सी मेहरत्ता या डी सोम प्रकाश। तो देखिए ज़्यादातर सबको पता होगा, बट जो भी नए लोग हैं या जो अभी स्टार्ट किए हैं, जो रिवीजन नहीं कर रहे हैं, तो उनके लिए राष्ट्र गुफ्तार की जो संपादन करते थे वो दादा भाई नौरोजी करते थे और इसी के चलते मतलब फिर वो आया था अपना, है ना। तो जब ये लोग अपनी बातों को यहाँ से वहाँ प्रचारित करने के लिए यूज़ करते थे तब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था। वैसे बहुत सारी जो किताबें हैं, जो संपादन है, उसके संपादक महोदय का नाम जरूर पूछा जाता है। कई बार साल भी पूछ लेते हैं लेकिन ज़्यादातर पूछ लेते हैं। ठीक है, तो याद रखना दादा भाई नौरोजी और राष्ट्र गुफ्तार की समाचार पत्र का संपादक करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति की सिफारिश निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1947, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1858, भारत सरकार अधिनियम 1919 और भारत सरकार अधिनियम 1935। तो इसको ऑप्शन डी के द्वारा समाप्त किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1927 में मंदिर प्रवेश आंदोलन किसने शुरू किया था। ऑप्शन है एनी बेसेंट, बी महात्मा गांधी, सी BR अम्बेडकर या डी विनोबा भावे। तो मंदिर प्रवेश ये जो किया गया था ये सी BR अम्बेडकर ने 1927 में इस आंदोलन को शुरू किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलीगढ़ आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन है डॉक्टर मगफूर अहमद आजाजी, बी मोहम्मद अली जिन्ना, सी मौलाना मंजूर हसन या डी सर सैयद अहमद खान। तो आपको पता है कि जो अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक थे सर सैयद अहमद खान थे। ठीक है, नहीं भी पता है तो आप PDF में अच्छे से पढ़ लेना। वैसे आप हिस्ट्री पढ़ते होगे, मॉडर्न हिस्ट्री, तो उसमें आपको ये चीज़ें मिली जाती हैं, बट इनको मल्टीपल टाइम रिवाइज करने से याद रहता है, वरना हमें इतने फैक्ट हैं, इतने सब्जेक्ट में कि याद नहीं रहते हैं। उसका एक ही सोल्यूशन है कि बार बार रिवीजन करना, है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन निम्नलिखित में से किस शहर से शुरू किया गया था? ऑप्शन है कराची, बी मद्रास, सी लाहौर या डी बम्बई। तो जैसा हम सब लोग जानते हैं 1942 में 8 अगस्त 1942 को बम्बई से क्विट इंडिया मूवमेंट यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था। ठीक है, महात्मा गांधी जी ने शुरू किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपने देखा कि नेक्स्ट क्वेश्चन महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन निम्नलिखित में से किस शहर से शुरू किया गया था? तो आई होप ये सभी को पता होगा। इसका आंसर बहुत ही सिंपल है और हर किसी को ही मालूम है, पर फिर भी मैं बता देती हूँ। ऑप्शन डी यानी कि बम्बई, जो भी मुंबई है, यहाँ से शुरू किया गया था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने कहा कि हिंदुस्तान को मुस्लिम दार उल इस्लाम में इस्लाम राज्य में परिवर्तित करना असंभव है? देखिए ये टिक लग गया था, बट यहाँ पर आंसर इसका बी है। इल्तुतमिश ने कहा था कि हिंदुस्तान को दार उल मुस्लिम राज्य में परिवर्तित करना असंभव है। ठीक है, ये यहाँ पर गलती से टिक लग गया, तो इसको आप कट कर लीजिए, ये इसका आंसर नहीं है, आंसर बी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया था? ऑप्शन है बाबर, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी या डी इल्तुतमिश। तो ऐसा कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने किया था। उसने ही जो ये कुतुबुद्दीन मुबारक शाह है, तो इसने ही जो 17 या 18 वर्ष का था, तो इसने अपने आप को खलीफा यानी कि भगवान का प्रतिनिधि या जो भी है वो घोषित किया था अपने आप को, खुद को। ठीक है, जैसे खुद को कोई अपने आप को शहंशाह साबित करता है ना, उसी तरीके से इसने खलीफा घोषित किया था स्वयं को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास में निम्नलिखित में से चौधरी कौन होता है? ऑप्शन ए 100 गांवों का प्रमुख अधिकारी, बी गांव का मुखिया, सी 10 गांवों का अधिकारी या डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर चौधरी के बारे में पूछ रहे हैं। देखिए, जो 100 गांवों का प्रमुख अधिकारी होता है उसे ही चौधरी घोषित किया जाता था मध्यकालीन भारतीय इतिहास में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पहली तुर्की मस्जिद निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शन है जामा मस्जिद, बी कुव्वत उल इस्लाम, बी सी 2.5 दिन का झोपड़ा या डी कुतुब मीनार। ये झोपड़ा नहीं है, थोड़ा सा गलत प्रिंट हुआ, ये झोपड़ा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो जो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है वही पहली भारत की तुर्की मस्जिद है। ओके, मध्यकालीन भारतीय इतिहास में किसे मध्यकालीन संगीत का संस्थापक माना जाता है? ऑप्शन है सारंगदेव, बी अमीर खुसरो, सी महमूद गवा या डी पीर बोधन। तो मध्यकालीन भारतीय इतिहास के बारे में पूछ रहे हैं, तो आपको याद रखना है कि उस समय अबुल हसन यमीनुद्दीन अमीर खुसरो, ठीक है, इन्हें शॉर्ट में अमीर खुसरो ही बोलते हैं, तो इन्हें संगीत का संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बांग्ला साहित्य की प्रथम रचना निम्न में से कौन सी है? ऑप्शन है हमीर रासो, बी मृगावती, सी चर्यापद या डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो बांग्ला साहित्य की बात हो रही है, तो बंगाली साहित्य बंगाली भाषा में लेखन के समूह को दर्शाता है, और जो समय समय पर, तो ये हर किसी के साथ है कि परिवर्तनों और वंशवादी के बीच में, तो बंगाली का जो विकास है लगभग 1300 वर्षों के दौरान हुआ। तो यहाँ पर चर्यापद जो है वो आपका बांग्ला साहित्य की प्रथम रचना कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुलरुखी उपनाम से कौन सा शासक फारसी में कविताएं लिखा करता था? ऑप्शन ए बलबन, बी बहलोल लोदी, सी इब्राहिम लोदी या डी सिकंदर लोदी। तो गुलरुखी सिकंदर लोदी मुख्य रूप से जो अपनी साहित्यिक गतिविधियों के बजाय प्रशासनिक और सैन्य कौशल के लिए जाने जाते थे, उन्होंने भारत में लोदी वंश के विकास में योगदान दिया, और वास्तुकला और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में, मतलब ये तो ऐसे नॉर्मल रहता है, आप PDF को पढ़ोगे तो कई सारी चीज़ें अच्छे से पता चल जाती हैं। तो आप यहाँ पर सिकंदर लोदी जो लिखा करते थे फारसी शासक, ठीक है, तो सिकंदर लोदी यहाँ पर आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अटाला मस्जिद का निर्माण किस शासक ने करवाया था? वनडे एग्जाम में ये फैक्ट बहुत पूछते हैं, तो आपको बहुत ध्यान देना है GS के लिए। ऑप्शन है इब्राहिम सरकी, बी इब्राहिम लोदी, सी मोहम्मद शाह या डी दिलावर खां। तो अटाला मस्जिद जिसका निर्माण 1408 ईस्वी में इब्राहिम शाह सरकी ने निर्माण कराया था, है ना, और जो जौनपुर में अन्य मस्जिदों के निर्माण के लिए आदर्श मानी जाती है। इसकी ऊंचाई 100 फीट से अधिक है। इसका निर्माण सन 1393 ईस्वी में फिरोज शाह ने करवाया था। ठीक है, अटाला मस्जिद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुजरात के किस शासक को जरबख्श की उपाधि दी गई थी? तो ऑप्शन है कर्ण सिंह को, बी अहमद शाह को, सी अलाउद्दीन खिलजी को या डी महमूद बेगड़ा को।
गुजरात के किस शासक को जरबख्श की, अब ये एक ऐसा शब्द है तो इसके उसमें पूछ रहे हैं। तो जो महमूद बेगड़ा है उनको जरबख्श की उपाधि दी गई थी और ये गुजरात के छठे शासक थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से साहित्यकारों ने किसे 3 समुद्रों का स्वामी कहा है? ऑप्शन है हरिहर प्रथम, बी बुक्का प्रथम, सी हरिहर द्वितीय या डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 3 समुद्रों का स्वामी है ना, तो बुक्का प्रथम को 3 समुद्रों का स्वामी कहा गया है। बाकी इसके बारे में डिटेल चीज़ें और भी आप अच्छे से पढ़ लेना, तो आपके क्लियर और वो कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएंगे अच्छे से। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली नामक सिक्का किस शासक ने चलवाया था? ऑप्शन है इल्तुतमिश, बी मोहम्मद गौरी, सी बलबन या डी सिकंदर लोदी। तो दिल्ली नहीं दिल्ली, तो इसको मोहम्मद गौरी ने चलवाया था, यानी कि ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संगमवंशी राजा ने चीन में एक दूतमंडल भेजा था? ऑप्शन है हरिहर प्रथम, बी बुक्का द्वितीय, सी बुक्का प्रथम या डी देवरा द्वितीय। तो यहाँ पर जो संगमवंश आपने सुना होगा, दक्षिण में संगमवंश काफ़ी फेमस था, तो उसके शासक थे हरिहर, और हरिहर के बाद उनके भाई थे बुक्का प्रथम जो शासक बने। वह एक महान योद्धा भी थे, तो उन्होंने ही जो संगमवंशी राजा ने चीन में एक दूतमंडल भेजा था। ठीक है। तो 52 में आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी। ठीक है, बुक्का प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम निम्नलिखित में से क्या था? ऑप्शन है अभिशंकर, बी गौरी शंकर, सी दया शंकर या डी मूल शंकर। तो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम पूछ रहे हैं। आई होप सबको पता ही होगा दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती का जो आधुनिक नाम है मूल शंकर था। ओके, तो यानी कि डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित दार्शनिकों और उनके दर्शन समूहों में से कौन सा से सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है शंकराचार्य अद्वैत, वल्लभाचार्य शुद्ध अद्वैत, चैतन्य जिनको चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं वही चैतन्य, विशिष्ट अद्वैत या डी चारवाक लोकायत। ये यूपीपीसीएस का 3 से 4 बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप इसको समझ लीजिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप ना ऐसे स्टार बनते हैं ना, ऐसे स्टार कम से कम इसको 3 स्टार में ही रखिए। इसके पूछने की संभावना दोनों में, आरओ में है और पीसीएस में भी है। पीसीएस में ये 3 से 4 बार पूछा गया है। आपको नहीं अगर आपको लगता है तो आप पीवाईक्यू को जरूर चेक करें। तो यहाँ पर कौन सही सुमेलित नहीं है वो बताना। तो सी चैतन्य, जो चैतन्य महाप्रभु हैं, रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैत वेदांत के प्रवर्तक थे। ठीक है, विशिष्ट अद्वैत जो यहाँ पर लिखा है तो चैतन्य महाप्रभु इसके नहीं है, इसके है रामानुजाचार्य। तो ये यहाँ पर गलत सुमेलित है। अब आप उसको पीडीएफ में अच्छे से देख लीजिएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? ऑप्शन है दिल्ली, बी जयपुर, सी आगरा या डी अमरकोट। मैंने आपको अपने पहले यूपी आरओ में या पीसीएस में ही बताया है कि मोती मस्जिद 2 है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है मोती मस्जिद 2 हैं। देखिए ये जो मोती मस्जिद है ये आगरा के लाल किले के अंदर बनवाई गई है, जिसे शाहजहां ने ही बनवाया था। एक मोती मस्जिद आपकी लाहौर पाकिस्तान में भी स्थित है, जो जिसको भी मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा 1645 यानी 1645 में बनवाई गई थी। तो याद रखना मोती मस्जिद 2 है, कई बार कन्फ्यूजन हो जाती है। ओके, चलिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल जागीर निम्न में से क्या थी? ऑप्शन है एक किराया मुक्ति भूमि, बी जमींदारी संपत्ति, सी किसी अधिकारी के लिए भू राजस्व का समुन्देशन या डी किसी मनसबदार को समुन्देशित नगद वेतन। तो यहाँ पर बताना है कि मुगल जागीर किसको कहते थे। तो एक जागीर भारतीय उपमहाद्वीप में जागीरदार प्रणाली की नींव पर एक प्रकार का सामंती व्यवस्था थी। तो इस तरीके से 56 का ऑप्शन बी जमींदारी संपत्ति हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाख बख्श की उपाधि निम्न में से किस शासक को दी गई थी? ऑप्शन है इल्तुतमिश, बी बलबन, सी रजिया या डी कुतुबुद्दीन ऐबक। तो लाख बख्श के बारे में सुना होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक को यह उपाधि दी गई थी। तो यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पर आपको मॉडर्न हिस्ट्री, मिडीवल हिस्ट्री और कई बार एंशियंट या साउथ इंडिया की जो हिस्ट्री है, संगम काल वगैरह है, तो सारे क्वेश्चन आपको एक साथ मिले जा रहे हैं। तो इससे क्या फ़ायदा है कि आपके जो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी वो काफ़ी हो जाएगी, है ना। ऑप्शन है महाबलीपुरम के रथों का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था?
क्वेश्चन, तो ऑप्शन इसका क्या है कि पालों के, बी चोलों के, सी राष्ट्रकूटों के, या डी पल्लवों के। तो जो ये निर्माण किया गया था वो किसके कार्यकाल में किया गया था, ये यहाँ पर बता रहे हैं। तो पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम के काल में एकाश्म मंदिर, जिन्हें रथ का मंदिर कहा जाता है, का निर्माण हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, पल्लवों के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल काल के दौरान एक विदेशी यात्री भारत आया था तथा उसने एक विशेषज्ञ के रूप में तख्ते ताउस मयूर सिंहासन का वर्णन किया था। उसका नाम था, ऑप्शन ए जोरोनिमो वेरोनियो, बी ओमराह दानिशमंद खा, सी ट्रवर्नियर, या डी आस्टिन ऑफ बोर्दो। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो मुगल काल के दौरान जो विदेशी यात्री आया था वो ट्रेवर्नियर भारत आए थे और उन्होंने एक मतलब विशेषज्ञ के रूप में तख्ते ताउस मयूर सिंहासन का वर्णन किया था। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन सी हो जाता है, ट्रेवर्नियर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रुपया नामक नया सिक्का पहली बार किसने जारी किया था। ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, बी मोहम्मद शाह तुगलक, सी शेरशाह सूरी, या डी अकबर। तो रुपया नामक जो शब्द है वो संस्कृत के शब्द रुपये कम से लिया गया है और जिसका मतलब चांदी के सिक्के से होता है। तो जो भारत में पहली बार जिसने शुरू किया तो वो थे शेरशाह सूरी। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैहंद का युद्ध किन के बीच लड़ा गया था। ऑप्शन ए आनंदपाल और महमूद गजनवी, बी जयपाल और मोहम्मद गोरी, सी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी, या डी जयचंद्र और बख्तियार खिलजी। तो वैहंद का युद्ध अगर आपने नाम सुना होगा तो 1008 में ये लड़ा गया था और ये पता है जो लड़ा गया था ये युद्ध तो पंजाब के शाही वंश के राजा आनंदपाल और महमूद गजनवी के मध्य हुआ था। और युद्ध में सांभर के चौहानों ने आनंदपाल का साथ दिया था और इस युद्ध में दुर्भाग्यवश राजा आनंदपाल की पराजय हो गई थी। तो ये आपका आनंदपाल और महमूद गजनवी के बीच लड़ा गया था। ओके, दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से वह कौन था जिसने सबसे पहले अपने सैनिकों को वेतन की नगद अदायगी की। ऑप्शन ए इल्तुतमिश, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मोहम्मद बिन तुगलक, या डी फिरोज तुगलक। तो ये दिल्ली के बारे में बात हो रही है, तो ऐसा जो काम किया था वो अलाउद्दीन खिलजी, यानी कि ऑप्शन बी नगद सैनिकों को जो मतलब वेतन होता दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी के शासन में आमिल कौन थे। ऑप्शन ए गांव के स्तर पर स्थानीय भूस्वामी, बी भू राजस्व की वसूली करने वाले सरकारी प्रतिनिधि, सी अनाज के खुरासानी और मुल्तानी व्यापारी, या डी गांवों से शहरों को अनाज ले जाने वाले बंजारे। तो ये आमिल शब्द जो आमिल है इसके बारे में बात हो रही है, तो ऑप्शन बी भू राजस्व की वसूली करने वाले सरकारी प्रतिनिधि। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औरंगजेब के शासनकाल में किसका यह देखने का कार्य था कि लोग अपना जीवन शरीयत के अनुसार जीते हैं। ऑप्शन ए अहदी, बी मनसबदार, सी मुहतसिब, या डी वाला शुही। तो ये औरंगजेब के कार्यकाल के बारे में बात हो रही है, तो ऐसा काम सी मुहतसिब, ठीक है, उनका देखने का काम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द सिटी ऑफ सीरी का निर्माण निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन ए और अकबर, बी औरंगजेब, सी अलाउद्दीन खिलजी, या डी शाहजहां। तो द सिटी ऑफ सीरी अगर नाम सुना होगा तो खिलजी साम्राज्य के क्षेत्र में सीरी किले का जो काफ़ी महत्व था, है ना। तो इस किले का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पश्चिमी भारत के शकों को पराजित करने के बाद किस गुप्त शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। ऑप्शन है समुद्रगुप्त, बी चंद्रगुप्त प्रथम, या सी चंद्रगुप्त द्वितीय, या डी कुमारगुप्त। पश्चिमी भारत के शकों को, तो आई होप कुछ आइडिया लग गया होगा। तो देखिए सबको पता है कि जो चंद्रगुप्त द्वितीय हैं इन्होंने ही चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी शकों को हराने के बाद में, ठीक है। और इन्होंने ही चांदी के सिक्के जारी किए थे। उसी समय से विक्रमादित्य एक लोकप्रिय उपाधि बन गई थी, तो चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा यहाँ पर। वैसे काफ़ी काम तो समुद्रगुप्त ने भी किया है, बट चंद्रगुप्त की ख्याति काफ़ी हो गई थी, ठीक है। चौथ कर किसके शासनकाल में वसूला जाता था। ऑप्शन है मुगल प्रशासन में,
बी विजयनगर साम्राज्य के प्रशासन में, सी दिल्ली सल्तनत के प्रशासन में, या डी मराठा प्रशासन में। तो चौथकर सरदेश मुखी ऐसे करके आपने नाम सुना ही होगा, तो डी मराठा प्रशासन में। ठीक है, शिवाजी के प्रशासन में चौथ तथा सरदेश मुखी बताया ना मैंने, नामक कर वसूले जाते थे, आपने पढ़ा ही होगा मॉडर्न हिस्ट्री में, तो ये वही वाला है। सिंधिया, भोसले, गायकवाड़, है ना, क्षेत्र वाइज ये लोग देते थे, या उस समय इनसे लिया भी जाता था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से गायत्री मंत्र किस वेद में दिया गया है? एंशिएंट को क्वेश्चन है। ऑप्शन है सामवेद, बी यजुर्वेद, सी ऋग्वेद, या डी अथर्ववेद। तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरी मंडल में दिया गया है। ठीक है, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में दिया गया है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन विजयनगर साम्राज्य की प्राचीन राजधानी थी? ऑप्शन है गोलकुंडा, बीजापुर, या बीजपुर, हम्पी, अहमदनगर। तो विजयनगर के जो पुरानी हम्पी कर्नाटक में पड़ता है, विजयनगर साम्राज्य की प्राचीन राजधानी थी, है ना, हम्पी। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस यूनानी शासक को हराया था? ऑप्शन है सिकंदर, बी निर्याकस, सी सेल्यूकस, या डी डाइमेकस। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे हराया था ये पूछ रहे, तो सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर को हराया था, है ना, सेल्यूकस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 राजन युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? ऑप्शन है पुरुषणी, सी विपाशा, बी विपाशा, सी वितस्ता, या डी अस्किनी। तो 10 राजन युद्ध, ये भी एंशिएंट का है। 10 राजन युद्ध आपका पुरुषणी नदी के किनारे लड़ा गया था, ये पुराने नाम है एंशिएंट काल के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लौह प्रौद्योगिकी युग की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन है ऋग्वैदिक युग में, बी उत्तर वैदिक काल में, सी हड़प्पा काल में, या डी उपयुक्त में से कोई भी नहीं। ठीक है, तो बहुत ध्यान से पढ़ना है, ये आपका एंशिएंट का ही है। तो आपको पता ही है कि लौह प्रौद्योगिकी युग का जो प्रारंभ होता है वो अपना उत्तर वैदिक युग में ही होता है, या काल में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा से सही सुमेलित नहीं है? ये वेद है, ये ब्राह्मण ग्रंथ है। ऋग्वेद, कौशितकी, सामवेद, आर्ष ब्राह्मण, अथर्ववेद, 26 ब्राह्मण, यजुर्वेद, मैत्रेय। तो यहाँ पर कौन सही सुमेलित नहीं है वो बताना है। तो अथर्ववेद, गोपद ब्राह्मण, पिप्लाद शाखा ग्रंथ। तो यानी कि यहाँ पर हमारा सी अथर्ववेद ये सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा पाकिस्तान में स्थित नहीं है? ऑप्शन ए कोटडीजी, बी चन्होदड़ो, सी सार्टुगई, या डी मोहनजोदारो, है ना। तो नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा पाकिस्तान में स्थित नहीं है? ऑप्शन है कोटडीजी, बी चन्होदड़ो, सी सार्टुगई, या डी मोहनजोदारो। तो ये तीनों तो आपको पता ही है कि ये पाकिस्तान में स्थित है। ये जो आपका है ये अफगानिस्तान में लाबीस खदानों के पास ऑक्सस नदी के किनारे है। ठीक है, तो सी आपका सार्टुगई ये पाकिस्तान में स्थित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुरातात्विक महत्व का पूरा पाषाणिक स्थल है? ऑप्शन ए चिरांद, बी बुर्जहोम, सी मेहरगढ़, या डी हुंसागी। पुरातात्विक महत्व का पूरा पाषाणिक स्थल पूछा है इन्होंने। तो हुंसागी भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पूरा पाषाणिक स्थल है, और हुंसगी जो है वो कर्नाटक के गुलबर्ग जिले में स्थित है। तो फिलहाल तो आपका डी ऑप्शन सही है। बाकी जो और हैं जैसे चिरांद बिहार के सारण जिले में स्थित है, और ये नौपाषाण काल का है। बुर्जहोम भी एक ऐतिहासिक स्थल है जो कश्मीर घाटी में श्रीनगर से लगभग 6 मील उत्तर में है। तो आप अगर अच्छे से जब PDF पढ़ोगे तो आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएंगे, और नई नई चीज़ें और पता हो जाएंगी, और पता भी होंगी पहले से। अगर आपने पढ़ भी रखा तो उसका रिवीजन भी अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पाकालीन स्थल दैमाबाद निम्नलिखित में से किस नदी तट पर स्थित है? ऑप्शन ए चिनाब नदी, बी गोदावरी, सी दास्क नदी, या डी हिंडन नदी। तो दैमाबाद का नाम आपने सुना ही होगा। ये सिंधु नदी घाटी का सबसे दक्षिणी स्थल है दैमाबाद। ठीक है, तो आपका हो जाता है इस तरीके से बी। हाँ, मांडा यह सिंधु नदी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल है। यह चिनाब नदी जम्मू के तट पर स्थित है। तो इस तरीके से दैमाबाद जो है महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के तट पर भी स्थित है। दैमाबाद से कांस्य के रथ के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ये फ़ायदा रहता है PDF को पढ़ने से। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह प्राचीन भारत में भारत के पूर्वी तट पर स्थित था। ऑप्शन है भृगुकच्छ, बी सोपारा, सी ताम्रलिप्त, या डी उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। तो पूर्वी बंदरगाह के बारे में बात हो रही है पूर्वी तट पर, तो आपको ध्यान रखना है ताम्रलिप्ति बंदरगाह प्राचीन भारत में भारत के पूर्वी तट पर स्थित था। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन प्राचीन भारत में पूर्वी तट के बंदरगाह थे। ऑप्शन है चौल, कल्याण, कावेरी पट्टनम, कुतरा, बी कैम्बे, सोपारा, प्रतिष्ठान, ताम्रलिप्ति, सी ताम्रलिप्ति, अरिकामेडु, कावेरी पट्टनम, घंटशाला, या डी बरोज, मुजरिस, कावेरी पट्टनम, अरिकामेडु। तो देखिए अभी जो ऊपर हमने ऑप्शन सही किया है उसके हिसाब से तो ये दो ऑप्शन में आप गेस कर सकते हो, है ना, कि ताम्रलिप्ति तो होगा ही होगा। तो अगर इस तरीके से मतलब गेस भी करें, हमें नहीं भी आंसर आता है, तो ताम्रलिप्ति, अरिकामेडु, कावेरी पट्टनम और घंटशाला यही हो जाएंगे। ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर सही हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची फर्स्ट को सेकंड से सुमेलित करना है और सही उत्तर का चयन करना है। तो सूची फर्स्ट में है दैमाबाद, बी मांडा, सी सुतकांगेडोर, या डी आलमगीरपुर। तो आपको पता ही है कि आलमगीरपुर आपका मेरठ में है, तो D1। अब यहाँ पर क्योंकि 3 जगह पर ऑप्शन में इसी तरीके से दिया तो आपको और भी ऑप्शन आना ज़रूरी है। ठीक है, तो दैमाबाद आपने अभी देखा कि जो हमारा महाराष्ट्र या इधर गोदावरी नदी की तरफ है ना। अगर आप ए को 3 से सुमेलित करते हो तो A3 2 जगह है, A3 D1, तो इसमें भी है सेम इसमें भी है, बट जो आपका ऑप्शन आ रहा है वो आपका ए हो जाएगा यहाँ पर। क्यों? क्योंकि जो सुतकागेडोर है ना, तो ये आपका बलूचिस्तान, और आलमगीरपुर मेरठ, तो बचता क्या है मांडा, जम्मू और कश्मीर। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस उपनिषद में देवकी पुत्र कृष्ण का उल्लेख घोर अंगरीष के शिष्य के रूप में किया गया है। ऑप्शन है छांदोग्य उपनिषद, बी ऐतरेय उपनिषद, सी कौशिकी उपनिषद, या डी मुंडका उपनिषद। तो इम्पॉर्टेंट है, छांदोग्य उपनिषद में इनका उल्लेख किया गया देवकी पुत्र कृष्ण का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बारदोली में किसान आंदोलन निम्नलिखित में से कब प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन है 1928, बी 1934, सी 1919, या डी 1943। तो बारदोली सत्याग्रह बोला जाता है, यहाँ पर दिया किसान बारदोली में किसान आंदोलन, उसी को कभी कभी भी बारदोली सत्याग्रह भी बोलते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का सबसे संगठित और सफल किसान आंदोलन रहा। और ये आंदोलन क्यों किया गया था? क्योंकि सरकार द्वारा 30% जो कर ज़्यादा ले रही थी सरकार, तो उसके विरोध में किया गया था 1928 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने वैशेषिक दर्शन का मूल पाठ लिखा। ऑप्शन है कणाद, बी शंकराचार्य, सी पतंजलि, या डी जैमिनी। तो वैशेषिक दर्शन महर्षि कणाद ने लिखा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कृष्णदेव राय द्वारा लिखित शासन कला पर एक ग्रंथ है। ऑप्शन है कर्पूर मंजरी, बी अमुक्त माल्याद, सी तोलक्कपियम, या डी कादम्बरी। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो बी अमुक्त माल्याद ये शासन कला पर एक ग्रंथ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओडिशा का जो सूर्य मंदिर है 12वीं शताब्दी ईस्वी में निम्नलिखित में से किस सम्राट द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन है खारवेल, बी धर्मपाल, सी नरसिम्हदेव प्रथम, या डी विजया सेन। तो ओडिशा का सूर्य मंदिर जो है वो आपका नरसिम्हदेव प्रथम ने, जिसको कोणार्क सूर्य मंदिर बोलते हैं, नरसिम्हदेव प्रथम ने बनवाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदू पौराणिक कथाओं में पट्टचित्र कला किस भगवान को समर्पित है। ऑप्शन है भगवान जगन्नाथ, बी भगवान गणेश, सी भगवान ब्रह्मा, या डी भगवान शिव। तो पट्टचित्र कला इसके बारे में पूछा है, तो ये आपका भगवान जगन्नाथ। ठीक है, पट्टचित्र पश्चिम बंगाल और उड़ीसा राज्यों में एक पारंपरिक कपड़ा आधारित स्क्रॉल पेंटिंग है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि मैसूर पैलेस निम्नलिखित में से किसका निवास स्थान है। ऑप्शन है चंदेल, बी पाल, सी चोल, या डी वोडियार वंश का। तो मैसूर पैलेस का निर्माण 1897 ईस्वी में कृष्णराज वोडियार चतुर्थ द्वारा किया गया था, है ना, तो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस
मंदिर में गोपुरम पाया जाता है? ऑप्शन है शिव मंदिर चिदम्बरम, बी भवतारिणी मंदिर दक्षिणेश्वर, सी स्वर्ण मंदिर अमृतसर, या डी दिलवाड़ा मंदिर माउंट आबू। तो गोपुरम किस में पाया जाता है ये बताना है। जो शिव मंदिर चिदम्बरम है, गोपुरम जिसे गोपुरा या विमानन के नाम से भी जाना जाता है और प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है, तो उसे ऑप्शन ए हो जाएगा इस तरीके से, शिव मंदिर। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापकों में से एक था? ऑप्शन है नटराजन अंदुरई, बी एस के पाटिल, सी अतुल्य घोष, या डी अशोक मेहता। तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना 1934 में आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया और मीनू मसानी, अशोक मेहता आदि ने मिलकर की थी। तो यहाँ पर फिलहाल अशोक मेहता यानी कि डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन है 1926, 1929, सी 1930, या डी 1928 में। देखिए HRA, जब पहले इसका नाम HRA था, ये 1924 में इसकी स्थापना हुई, फिर इसमें थोड़ा सा बदलाव करके HSRA, तो वो 1928 में इसका जो है कि नाम HSRA 1928 में, और पहले जब HRA, पहले इसको हम HRA के नाम से जानते हैं, तो ये 1924 में हुई थी, यानी कि 4 साल बाद HSRA बन गई थी। ठीक है। नेक्स्ट है कि भानु सिंघा उपनाम का प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बी सुनील गंगोपाध्याय, सी रविंद्रनाथ टैगोर, या डी लाला लाजपत राय, है ना। तो जो ये भानु सिंघा उपनाम आप मतलब क्वेश्चन में पूछा गया है, ये रविन्द्रनाथ टैगोर को, आपको पता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कवि गुरु के नाम से भी जानते थे, तो उनका ही उपनाम है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर करंट और स्टैटिक पोर्शन भी उत्तर प्रदेश का मिला हुआ है, तो बहुत अच्छा है, इस तरीके से काफ़ी अच्छा रहता है। उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा जिला रिफाइनरियों के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है बरेली, बी वाराणसी, सी महोबा, या डी मथुरा। तो स्टैटिक पोर्शन है, उत्तर प्रदेश का मथुरा जिला अपनी तेल रिफाइनरी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो यहाँ पर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? ऑप्शन है हमीरपुर, बी हाथरस, सी हरदोई, या डी हापुड़। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ रहे हैं, तो ये आपका हो जाएगा हापुड़। ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला हापुड़ और सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी है। और जनसंख्या की दृष्टि से अगर पूछा जाएगा तो महोबा उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से किस देश की सीमा भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश के साथ लगती है? ऑप्शन ए चीन, बी भूटान, सी बांग्लादेश, या डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश की सीमा भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश के साथ लगती है? ऑप्शन है चीन, बी भूटान, सी बांग्लादेश, या डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो उत्तर प्रदेश के साथ लगती है, ये बताना है। देखिए उत्तर प्रदेश की जो सीमा है उसके कुछ जिले नेपाल से ही लगते हैं, जबकि इसमें नेपाल नहीं दिया, तो ऑप्शन तो इस तरीके से हमारा डी हो जाएगा। लेकिन पीडीएफ में आप अच्छे से देख लेना कि नेपाल से भी जिन मतलब जिलों की लगती है सीमा, वो कौन कौन से हैं। जैसे उत्तराखंड की लगती है, उत्तर प्रदेश की लगती है, सिक्किम की, पश्चिम बंगाल और बिहार की लगती है। लेकिन नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाले जो उत्तर प्रदेश के जिले हैं, उनमें बहराइच, श्रावस्ती, पीलीभीत, महाराजगंज, लखीमपुर खीरी, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर है। ठीक है, तो इसको भी पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ओके। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर बड़ी मात्रा में बर्तनों पर इनेमल प्लेटिंग और जटिल नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है फर्रुखाबाद, बी मुरादाबाद, सी गाजियाबाद, या डी सहारनपुर। तो उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद। ठीक है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश में सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य है? ऑप्शन है कटघोरवा नृत्य, बी नौटंकी, सी कर्मा नृत्य, या डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो लोकप्रिय नृत्य है ये बी नौटंकी। आपको पता ही है कि हाँ ऐसे ही बोल देते हैं कि नौटंकी मत करो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर उर्दू कवि मिर्जा गालिब और संगीतकार उस्ताद फयाज खान का जन्म स्थान है? ऑप्शन है लखनऊ, बी आगरा, सी बदायूं, या डी मेरठ। तो काफ़ी मतलब अपने यहाँ का है, और वो कौन से लोग हैं? तो आगरा, जो संगीतकार हैं आगरा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शहर में कैलाश मेला आयोजित किया जाता है? ए
मथुरा, बी अलीगढ़, सी आगरा या डी देहरादून। तो 97 का सी, आगरा शहर में कैलाश मेले का आयोजन किया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी। काफ़ी सिंपल है। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से कब अलग हुआ? 1 नवंबर 2000, 8 नवंबर 2000, 15 मई 1975 या 9 नवंबर 2000। तो ये भी काफ़ी लोगों को आता ही होगा। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ है ना, और एक नए राज्य के अस्तित्व के रूप में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का पहला वन ग्राम कहाँ स्थित है? ऑप्शन है सोनभद्र, बी पीलीभीत, सी बरेली या डी ललितपुर। तो ए उत्तर प्रदेश का पहला वन ग्राम सोनभद्र में। ये देखिए सेंसस का क्वेश्चन है, सेंसस की भी पूछ सकते हैं और आते भी हैं, क्योंकि सेंसस अभी हुई नहीं है, कोविड में टल गई थी। तो 2011 की जनगणना के अनुसार 2010 से 2011 के दशक के बीच उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या वृद्धि कितने प्रतिशत रही? ऑप्शन है 20.23, बी 16.16, सी 15.5 या डी 18.2। तो ए 20.23। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व कुष्ठ रोग दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन है 29 जनवरी, बी 26 जनवरी, सी 20 जनवरी या डी 30 जनवरी। तो ये विश्व कुष्ठ रोग दिवस है, तो ये आपका 29 जनवरी को मनाया जाता है। हाल ही में राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला निम्नलिखित में से किसने रखी है? ऑप्शन है पीयूष गोयल, बी राजनाथ सिंह, सी अमित शाह या डी धर्मेंद्र प्रधान। तो देखिए ये करंट से क्वेश्चन बनाए गए हैं, तो आपको करंट के भी क्वेश्चन मिल जाएंगे इसमें अच्छे से, तो आपकी तैयारी और अच्छी रहेगी, है ना। तो यहाँ पर जो है वो अमित शाह ने, केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री हैं अमित शाह, इन्होंने धारवाड़ में राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय के कर्नाटक परिसर की आधारशिला रखी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि GRSE और रोल्स रॉयस ने किस देश में समुद्री इंजन के निर्माण के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन है ईरान, बी इटली, सी भारत या डी इजराइल। तो GR करके है GRSE। ठीक है। तो ये भारत में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है IMF ने किस वर्ष भारतीय आर्थिक विकास दर को धीमी होकर 6.1% रहने की आशंका जाहिर की है? ऑप्शन है 2023, 2025, 2026 या 2024। तो धीमी रहने का जो अनुमान लगाया IMF ने वो 2023 को लगाया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की वैश्विक कार्यक्रम बायो एशिया 2023 किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन है असम, बी झारखंड, सी तेलंगाना या डी मेघालय। तो वैश्विक कार्यक्रम है बायो एशिया। ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है ये आपका तेलंगाना में, जो एशिया का सबसे बड़ा जीव विज्ञान और स्वास्थ्य देखभाल सम्मेलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के कार्यकारी बोर्ड ने किस देश के लिए 4.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? ऑप्शन है भूटान, बी ब्राज़ील, सी बांग्लादेश या डी अमेरिका। तो IMF है, इसके बारे में आप PDF से पढ़ोगे तो आपका स्टैटिक पोर्शन भी इसमें कमज़ोर हो जाए, कमज़ोर होगा तो वो मजबूत हो जाएगा। कहना कुछ होता है और कह कुछ, मुंह से कुछ और निकल जाता है। सॉरी। क्या है ना कि IMF हुआ और कई और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं होती हैं, इनके थोड़े से स्टैटिक पोर्शन देख लेना चाहिए, उससे भी क्लैरिटी आ जाती है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित की गई? ऑप्शन है हैदराबाद, बी अहमदाबाद, सी झांसी या डी वाराणसी। तो करंट का है, आपने करंट अगर पढ़ रखा होगा तो बहुत अच्छे से बता दोगे। तो ये फिलहाल हमारा ऑप्शन बी यानी कि अहमदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान शुरू किया है? ऑप्शन है तमिलनाडु, बी पश्चिम बंगाल, सी उत्तर प्रदेश या डी ओडिशा। तो ये भी कारनामा अपने उत्तर प्रदेश ने ही किया है और समग्र शिक्षा अभियान शुरू किया गया है। हालांकि कारनामा तो नहीं है, शिक्षा और मजबूत होनी चाहिए थी इतने सालों में, बट दुर्भाग्य है कि कमज़ोर है, तो इसलिए इस तरीके से प्रोत्साहन देकर शिक्षा को और समग्र बनाया जा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगस्त 223 में 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी निम्नलिखित में से कौन सा देश
करेगा? ऑप्शन है सूडान, बी स्पेन, सी दक्षिण अफ्रीका या डी दक्षिण कोरिया। तो अगस्त 2023 में 15वें शिखर सम्मेलन की, है ना। तो ये करंट का ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो दक्षिण अफ्रीका है ये मेज़बानी करेगा 2023 अगस्त में। करेगा क्या? कर दिया है, बट करंट का है तो क्वेश्चन ये उस समय फॉर्म कर दिया गया था। निम्नलिखित में से किस शिपयार्ड ने भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक विक्रांत बनाया है? ऑप्शन है कोचीन शिपयार्ड, बी हिंदुस्तान शिपयार्ड, सी गार्डन रीच रिपब्लिक शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, डी मजगांव डाक शिप बिल्डर्स, है ना। तो स्वदेशी विमान वाहक विक्रांत के बारे में बात हो रही है। आपने नाम तो अच्छे से सुना ही होगा। तो इसकी जो मतलब इसका जो फॉर्म हो रहा है वो आपका कोचीन शिपयार्ड कर रहे हैं, ठीक है। हाल ही में खबरों में रहा गिंडी राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है तमिलनाडु, बी केरल, सी तेलंगाना या डी कर्नाटक। तो ये आपका तमिलनाडु में है। हालांकि ऐसा नाम काफ़ी फेमस नहीं है तो जल्दी से गेस करना मुश्किल है थोड़ा सा, बट ये तमिलनाडु में है। ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कालाजार को खत्म करने के लिए भारत का नया लक्ष्य वर्ष क्या है? ऑप्शन है 2026, बी 2025, सी 2027 या डी 2023। तो कालाजार जो होता है भारत सरकार ने देश से 2023 तक कालाजार को खत्म करने का लक्ष्य रखा है। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों के रोड मैप में 2030 तक कालाजार उन्मूलन कर। तो देखिए यहाँ पर दो क्वेश्चन हो सकते हैं। भारत ने 2023 रखा है पर WHO ने 2030 रखा है। तो जब WHO का नाम लेकर के क्वेश्चन बनेगा तो 2030 और जब भारत का बनेगा तो 2023, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से केंद्रीय मंत्रालय ने हाल ही में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ODOP उपहार सूची का डिजिटल संस्करण लॉन्च किया है? ऑप्शन है MSME मंत्रालय, बी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, सी गृह मंत्रालय या डी वित्त मंत्रालय। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट खूब चर्चा में है और इम्पोर्टेंट भी है, तो ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की पहली महिला प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है डॉक्टर एन क्लैसेल्वी, बी मार्गरेट अल्वा, सी डॉक्टर रंजनी रघुनाथ या डी जयश्री सत्यनारायण। तो क्योंकि महिला है, यहाँ पर महिला करके ही पूछा कि प्रमुख पहली महिला, तो ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया? ऑप्शन है मैसूरू, बी हैदराबाद, सी पुणे या डी अहमदाबाद। तो स्वदेशी रूप से विकसित है उसका पुणे में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने जिला सुशासन पोर्टल विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ सहयोग करने की योजना बनाई है? ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, बी असम, सी सिक्किम या डी कर्नाटक। जिला सुशासन पोर्टल, ठीक है। तो ये आपकी अरुणाचल प्रदेश के साथ सहयोग करने की योजना बनाई है। ओके, देखिए वन नेशन वन फर्टिलाइजर योजना के तहत उर्वरक का नया ब्रांड नाम निम्नलिखित में से क्या है? ऑप्शन है भारत, बी किसान, सी अभय या डी विकास। वन नेशन वन फर्टिलाइजर, तो ये खूब सरकार प्रमोट कर रही है और इसका जो नाम है वो भारत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है? ऑप्शन है गुजरात, बी पंजाब, सी महाराष्ट्र या डी तेलंगाना। तो इसका जो उद्घाटन किया गया वो पंजाब में किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश ने 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन छोड़ने का फैसला किया? ऑप्शन है जापान, बी कनाडा, सी UK या डी रूस। तो ऐसा जो फैसला किया है वो फिलहाल रूस ने किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक द्वारा जारी पुस्तक लॉकडाउन लिरिक्स के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन है दीक्षा रावत, बी सोनम नेगी, सी उजिता शर्मा या डी संयुक्ता दास। तो ओडिशा के जो मुख्यमंत्री, तो ये डी संयुक्ता दास।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की खगोलीय वेधशाला को महत्वपूर्ण लुप्तप्राय विरासत वेधशालाओं की यूनेस्को सूची में शामिल किया गया है? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, बी बिहार, सी महाराष्ट्र या डी केरल। तो खगोलीय वेधशाला, ठीक है, तो बी, ये बिहार है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द हीरो ऑफ टाइगर हिल ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ परमवीर पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन है योगेंद्र यादव, बी अरविंद सुब्रमण्यम, डॉक्टर मनमोहन सिंह या डी रघुराम राजन। तो पुस्तकों के बारे में भी पूछ लेते हैं कई बार। तो आत्मकथा द हीरो, इसको जिसने लिखा है वो है आपके ऑप्शन है योगेंद्र यादव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी दवा कंपनी ने भारत की पहली सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन लॉन्च करने की घोषणा की है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसा किया है उन्होंने। तो ऑप्शन है ग्लेनमार्क फार्मा लिमिटेड, बी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, डी सी डॉक्टर रेड्डी की प्रयोगशाला या डी जाइडस लाइफ साइंसेस। आपको पता है कोविड के समय भी बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी और उसी के समय से ये सब चर्चा में काफ़ी आई हैं, ठीक है। तो सर्वाइकल कैंसर की जो वैक्सीन लॉन्च करने के बारे में बात हो रही है वो आपकी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और जय विभाग, ये दोनों मिल करके, ठीक। हम कुछ क्वेश्चन बचे हैं थोड़े से, बिल्कुल इनको छोड़ देते हैं क्योंकि दिवाली की वजह से ना शोर बहुत हो रहा है। तो मैं माफ़ी चाहती हूँ और हम नेक्स्ट टेस्ट से फिर कंटिन्यू करेंगे, ओके। लोग हैं वो अपने सेलिब्रेशन में ज़्यादा वो नहीं करते, बहुत अभी से शोर शराबा बहुत करते हैं। तो मैं माफ़ी चाहती हूँ और हम इतने ही क्वेश्चन को तब तक सॉल्व कर लेते हैं, ओके। थैंक यू।